चलिए आज भारतीय संविधान की उस किताब को खोलते हैं जिसका हर पन्ना एक नागरिक को ताकत देता है। और आज हम बात करेंगे उसके सबसे शक्तिशाली अध्याय पर, मौलिक अधिकार। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर यूपी पुलिस एसआई परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हाँ, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा के लिए अनुच्छेद रटना नहीं है। सही बात है। हम ये समझेंगे कि ये अधिकार, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, असल में एक पुलिस अधिकारी की वर्दी का सबसे मजबूत धागा कैसे हैं। और ये समझना भी कि जमीन पर एक आम नागरिक और एक पुलिस अधिकारी के बीच का रिश्ता इन्हीं अधिकारों की समझ पर कैसे टिका होता है। तो चलिए संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक के इस सफर की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये विचार आया कहाँ से, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमें मिली संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, लेकिन भारत में इसकी कहानी 1928 की नेहरू रिपोर्ट से शुरू हुई। अच्छा, 1928 से? जी, जहां पहली बार भारतीयों के लिए अधिकारों की एक औपचारिक मांग रखी गई थी। तो ये आजादी की लड़ाई के समय से ही हमारे नेताओं के मन में था। हाँ, और फिर 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ सरदार पटेल की अध्यक्षता में। वहां इस पर एक संकल्प भी पारित हुआ। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 मौलिक अधिकार मिले थे। एक मिनट, 7? ये बात हमेशा चौंकाती है। हाँ, 7? क्योंकि हम तो स्कूल से 6 अधिकारों के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। ये 7वां कौन सा था और वो गया कहाँ? बिल्कुल सही सवाल है। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अच्छा। लेकिन 1970 के दशक में सरकार की समाजवादी नीतियों जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में बहुत टकराव हुआ। तो इसी टकराव को खत्म करने के लिए 1978 में जनता पार्टी सरकार 44वां संविधान संशोधन लेकर आई और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। तो अब वो अधिकार पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसे अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी या कहिए विधिक अधिकार लीगल राइट बना दिया गया है। और फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि अब इसके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के मामले में होता है। समझ गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। अब इससे पहले कि हम उन 6 अधिकारों की सूची पर आएं, 2 अनुच्छेद हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, अनुच्छेद 12 और 13। ये क्या है? देखिए, ये अधिकारों की नींव है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य मतलब सरकार? सरकार से भी ज्यादा। ये अधिकार आपको किसके खिलाफ मिले हैं। और इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। जैसे? इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं है, बल्कि संसद, विधानसभाएं, नगर पालिकाएं, पंचायतें और यहाँ तक कि LIC, ONGC और सेल जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल है। अच्छा। आसान भाषा में, कोई भी संस्था जिसमें सरकारी शक्ति है वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 13, मैंने सुना है ये संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। आप इसे संविधान निर्माताओं का एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। ये क्या होता है? ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो कहता है कि संसद या कोई भी विधानसभा अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को उस हद तक शून्य यानी अमान्य घोषित कर देगा। संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। बिल्कुल, यही अनुच्छेद ये तय करता है। कमाल है। अधिकार देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का एक अभेद्य कवच भी दिया गया। चलिए अब पहले अधिकार समूह पर आते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जी, अनुच्छेद 14 दो बातें कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, और सबके लिए कानून एक समान रूप से लागू होगा। इसी को विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 15 जो कहता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर सब बराबर हैं तो फिर हम आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं क्यों देखते हैं? क्या ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। और देखिए, संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि हमारे समाज में ऐतिहासिक रूप से कुछ वर्गों के साथ बहुत अन्याय हुआ है।
इसलिए बराबरी का मतलब सबको एक ही शुरुआती लाइन पर खड़ा करना नहीं है, बल्कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें सहारा देकर दूसरों के बराबर लाना है। अच्छा। इसीलिए अनुच्छेद 15 में ही कुछ अपवाद मतलब एक्सेप्शंस जोड़े गए, जिसे हम सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 15(4) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, फिर 15(5) के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और हाल ही में 103वें संशोधन से जुड़ा 15(6) जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये समानता के अधिकार को मजबूत करने के लिए हैं, कमजोर करने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। और सरकारी नौकरियों में भी यही सिद्धांत लागू होता है? उसके लिए खास तौर पर अनुच्छेद 16 है जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता देता है, लेकिन समाज के पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसमें भी आरक्षण के प्रावधान है। समानता के इस समूह में दो और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 17 और 18। जी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और ये एक पूर्ण अधिकार है, मतलब एब्सोल्यूट राइट, जिसका कोई अपवाद नहीं। इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। पुलिस के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। संसद द्वारा बनाया गया SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इसी अनुच्छेद से शक्ति पाता है। और अनुच्छेद 18? वो उपाधियों का अंत करता है। सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे जनरल, डॉक्टर, इनको छोड़कर महाराजा, राय बहादुर जैसी कोई वंशानुगत उपाधि राज्य नहीं दे सकता। ठीक है, समानता की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं उस अधिकार पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बहस होती है और एक पुलिस अधिकारी के लिए जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 को स्वतंत्रताओं का गुलदस्ता कहा जा सकता है। इसमें 6 तरह की आजादी है। 6? कौन कौन सी? बोलने और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण सभा करने की, संघ या संगठन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की। हाँ, कहीं भी बसने की, और कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने की। लेकिन यहीं पर पुलिस की भूमिका सबसे जटिल हो जाती है। क्या ये स्वतंत्रता असीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर प्रदर्शनों में, भाषणों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, तो एक पुलिस वाला क्या करे? यही सबसे कीलक बात है। ये स्वतंत्रता असीमित है ही नहीं। संविधान खुद इन पर उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इजाजत देता है। किस आधार पर? देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार या अदालत की अवमानना जैसे आधारों पर इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी को इन्हीं उचित प्रतिबंधों के दायरे में रहकर काम करना होता है। लेकिन उचित क्या है, ये तय करना तो अपने आप में बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, और यही एक पुलिस अधिकारी के विवेक और ट्रेनिंग की परीक्षा होती है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी, इसके 3 हिस्से हैं जो हर पुलिस अधिकारी को पता होने चाहिए। पहला, किसी व्यक्ति को उसी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी जो अपराध करते समय लागू था, बाद में बने कानून से नहीं। अच्छा। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, नो डबल जेपीडी। और तीसरा, किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी किसी पर दबाव डालकर जुर्म कबूल करवाना गैर कानूनी है। बिल्कुल। इसीलिए तो नार्को टेस्ट जैसी प्रक्रियाएं भी बिना आरोपी की सहमति के नहीं की जा सकती। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का हृदय कहा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ। हाँ, पहले तो इसका मतलब सिर्फ सांस लेते रहना समझा जाता था, है ना? जी। लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बहुत व्यापक कर दिया। अब इसमें सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन का अधिकार शामिल है। इसी में निजता का अधिकार भी आता है? हाँ, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और बाद में 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी इसी का हिस्सा बनाया गया। और पुलिस के काम से सीधे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 22। ये पुलिस अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 अधिकार देता है। कौन सी 3 अधिकार? पहला, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। और तीसरा और सबसे जरूरी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। बिल्कुल,
यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसका मतलब अगर कोई थाना किसी को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में रखता है तो ये सीधा सीधा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल, इसे अवैध निरोध यानी इलीगल डिटेंशन कहते हैं और इसके बहुत गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अब संविधान ने समाज के सबसे कमजोर तबकों को शोषण से बचाने के लिए क्या खास सुरक्षा कवच तैयार किया है? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। ये हमें सीधे शोषण के विरुद्ध अधिकार पर लाता है, यानी अनुच्छेद 23 और 24। इसमें क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद 23 3 चीजों पर रोक लगाता है। मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार यानी बिना पैसे के मजदूरी और किसी भी तरह का जबरन श्रम। पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। हाँ जी, वो असल में इसी अनुच्छेद को जमीन पर लागू कर रही होती हैं। और अनुच्छेद 24? वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये साफ कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी भी अन्य जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब एक और संवेदनशील विषय पर आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों जैसे मंदिरों या ट्रस्टों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है, मान लीजिए एक धार्मिक जुलूस की वजह से शहर का मुख्य रास्ता बंद हो रहा है जी, जिससे एम्बुलेंस भी नहीं निकल पा रही जी, तो यहाँ एक पुलिस अधिकारी क्या करेगा? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब संविधान में ही है। ये अधिकार असीमित नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 25 साफ कहता है कि ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी अगर धार्मिक स्वतंत्रता से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है तो पुलिस उसे नियंत्रित कर सकती है। समझ गया। इसी तरह अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता, और अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। अब आखिर में आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों पर, अनुच्छेद 29 और 30। ये खास तौर पर किसके लिए हैं? ये मुख्य रूप से भारत में अल्पसंख्यकों मतलब धार्मिक और भाषाई माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा के लिए हैं। इनमें क्या फर्क है? अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 30 सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान जैसे मदरसा या कॉन्वेंट स्कूल स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार तो हमें मिल गए, लेकिन अगर सरकार ही इनका उल्लंघन करने लगे तो एक आम नागरिक के पास क्या रास्ता है? यहीं पर आता है वो अनुच्छेद जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये खुद में एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। मतलब ये एक तरह की मास्टर की है? बिल्कुल। इसके तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश या रिट जारी कर सकता है। ये 5 रिट्स कौन सी हैं, अगर आसान भाषा में समझना हो तो? बिल्कुल। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। एक तरह का सर्च वारंट? हाँ, लेकिन पुलिस के खिलाफ। अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। अच्छा, और दूसरी? दूसरी है परमादेश, मैंडमस। ये एक बॉस का ऑर्डर है जो किसी सरकारी अधिकारी को कहता है तुम अपना कानूनी कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हो, इसे करो। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जो किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकती है। चौथी है उत्प्रेषण, सरशौर्य, जो निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द कर देती है। और 5वीं है अधिकार पृच्छा, को वारंटो, जो पूछती है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। अब आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब ये सारे अधिकार हमसे छीने जा सकते हैं या सीमित हो जाते हैं? हाँ, 2 मुख्य स्थितियां हैं। पहली है अनुच्छेद 33 के तहत,
जहां संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुशासन बनाए रखने के लिए। जी, अनुशासन और कर्तव्य पालन सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरी स्थिति है आपातकाल, इमरजेंसी। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं। अपने आप? हाँ, ऑटोमेटिकली। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ कोर्ट जाने के अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आपातकाल में हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं बचता? नहीं, और यही आज की चर्चा का सबसे जरूरी सबक है, खासकर एक पुलिस अधिकारी के लिए। अच्छा। 44 संशोधन के बाद ये पत्थर की लकीर बन गया है कि अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, और अनुच्छेद 21? हाँ, और अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसी भी हालत में, यहाँ तक कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। किसी भी हालत में नहीं? बिल्कुल। किसी की जान लेने का या उसे गैर कानूनी सजा देने का अधिकार सरकार को आपातकाल में भी नहीं है। तो अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें तो यह अधिकार असल में आम नागरिक के हाथ में एक ढाल है। हाँ, जो सरकार की असीमित ताकत को रोकती है। और एक पुलिस अधिकारी की भूमिका उस ढाल को तोड़ने की नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा करने की है। आपने बिल्कुल सही समझा। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में इन अधिकारों का संरक्षण ही आपकी शपथ है, आपका धर्म है। आज की इस चर्चा ने मौलिक अधिकारों की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है, खासकर एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन वर्दी आपको इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देती है। आप इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगे जब जमीन पर एक नागरिक का अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत आमने सामने खड़ी हो? इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए आज भारतीय संविधान की उस किताब को खोलते हैं जिसका हर पन्ना एक नागरिक